हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जीएस स्टडी विद सहानी में। तो जैसा कि आप लोग देख ही रहे होंगे कि थंबनेल में कि जो प्रैक्टिस सेट हम जारी कर रहे हैं आज से वह हिंदी भाषा से संबंधित हैं, जो आप लोगों के लिए खास करके जो ईओ का एग्ज़ाम होना है जिसमें लगभग 100 मार्क्स का रहने वाला है। तो 100 मार्क्स का जो हिंदी है वह वहाँ से पूछा जाना है। तो आप लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा, खास करके नवंबर शायद 25 से 26 के आसपास इसका एग्ज़ाम होना है। तो तब तक के लिए हम कोशिश करेंगे कि पूरा का पूरा यानी कि जो हिंदी का जो सिलेबस है उस सिलेबस के अकॉर्डिंग लगभग प्रत्येक सब्जेक्ट से यानी कि प्रत्येक जो चैप्टर है प्रत्येक चैप्टर से 4 या 5 जो प्रैक्टिस सेट है उनको लेकर के आएँ, जो आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे आगामी एग्ज़ाम हेतु। तो उसमें आप लोगों को ये है कि कहीं से भी प्रश्न ना छूटे, इसके लिए हम एक नई सीरीज चलाने जा रहे हैं जिसमें आपका जो रहेगा ये वस्तुनिष्ठ प्रकार का रहेगा, जिसमें प्रैक्टिस सेट रहेगा। और इसका जो पीडीएफ अगर आप लोगों को चाहिए हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे कमेंट कर लीजिएगा। तो डिस्क्रिप्शन पे मैंने टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, वहाँ पे मैं इनके पीडीएफ भी आप लोगों को प्रोवाइड कर दूँगा। तो ये खास करके ईओ एग्ज़ाम जो आप लोगों का होना है उसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। और वहाँ पर ईओ के एग्ज़ाम में आपको लगभग 100 नंबर का जो है आपको सीधे सीधे हिंदी से पूछा जाना है, यानी कि हिंदी भाषा का 100 नंबर का वेटेज इसमें रहने वाला है। तो हम इस प्रैक्टिस सेटों के माध्यम से कोशिश करेंगे पूरा का पूरा जो सिलेबस है उस पूरे सिलेबस को कवर कर लें। और प्रत्येक जो प्रैक्टिस सेट रहेंगे, जितने भी अभ्यास प्रश्न सेट रहेंगे, इन सेटों में हम प्रत्येक चैप्टर को यानी कि जैसे सबसे आज हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वह वर्णमाला को हम इसमें डिस्कस करेंगे। यानी कि वर्णमाला से जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं या पूछे गए हों, मतलब प्रीवियस ईयर में जो पूछे गए हों या नए जो क्वेश्चंस हैं जिनकी संभावनाएं बढ़ जाती हैं, तो उन सभी को हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगती है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप लोग हमारे चैनल पे नए हैं या अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा, ताकि इसी प्रकार के प्रत्येक जो वीडियोज़ हैं उनकी नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले आसानी से मिल सके। तो शुरू करते हैं। आज का जो प्रैक्टिस सेट रहने वाला है, मैंने जैसे कि पहले ही बता दिया है कि जो प्रैक्टिस सेट रहेगा यह वर्णमाला पर आधारित रहेगा। यानी कि जो वर्णमाला है पहला ही चैप्टर है वर्णमाला का, जिससे काफ़ी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, जैसा कि इसमें हम इस प्रैक्टिस सेट में लगभग हम 4 से 5 जो अभ्यास प्रश्न सेट हैं इनको डिस्कस करेंगे, और जिसमें लगभग 100+ क्वेश्चन आपके रहेंगे। तो इसमें हम सीधे सीधे ऑप्शन कोड देखेंगे और जहाँ पे लगेगा डिस्कस करना है वहीं पे करेंगे, अन्यथा क्या होगी कि वीडियो लंबी हो जाएगी। तो सीधे सीधे हम इस प्रैक्टिस सेट को क्या करेंगे, करते रहेंगे, यानी कि इसका जो चारों ऑप्शन को न पढ़ करके उसका सही ऑप्शन को ही क्या करेंगे, देखेंगे। तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, वर्ण को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो वर्ण को अन्य जो नाम से जाना जाता है वह जाना जाता है क्या, ध्वनि। ठीक हो गया, यानी कि ध्वनि को ही क्या कहा जाता है, वर्ण कहा जाता है। अब सबसे पहले आपको ये समझना है कि जैसे कि आप सभी को पता रहता है कि जो वर्ण होती है यानी कि जो भाषा है, भाषा की जो सबसे छोटी इकाई होती है वह क्या होती है, वह होती है क्या, ध्वनि। ठीक हो गया, कहीं पे ध्वनि आएगा कहीं पे वर्ण आएगा। तो उसके बाद अगर देखें ध्वनि या वर्ण के बाद जो दूसरी इकाई आती है उसकी वह क्या आती है, वह आती है अक्षर। ठीक हो गया, यानी कि ध्वनि से ही क्या बनता है, अक्षर बनता है, और अक्षर से फिर क्या बनता है, शब्द बनता है, और शब्द से फिर क्या बनता है, वाक्यांश बनता है। ठीक हो गया, शब्द से वाक्य बनता है। ठीक हो गया, तो सबसे पहले आ जाती है ध्वनि या वर्ण, उसके बाद आ जाता है अक्षर, फिर शब्द, फिर वाक्य। तो वर्ण क्या हो जाएगा, वर्ण को अन्य किस नाम से, ध्वनि के नाम से जानते हैं। उसके बाद दूसरा प्रश्न है, किस व्यंजन का उच्चारण स्थान तालव्य है? तो उच्चारण स्थान तालव्य है। अब आप सभी को पता रहता है कि जो उच्चारण स्थान होता है स्वरों का वह कहाँ से, पहले भी हमारी वीडियोज़ अगर आप लोगों ने हिंदी भाषा की देखी होंगी तो उसमें मैंने अच्छे से समझा रखा है कि क्या होता है कि गले से ऊपर को उठते हुए कहाँ तक आती है, फिर होंठों तक क्या होते हैं जो व्यंजन है वह आते हैं। जैसे क वर्ग जो होता है वह कहाँ से आता है, गले से शुरू होता है। ठीक हो गया, जिनकी कंठ उसे कहते हैं। उसके बाद आता है तालव्य। तालव्य में आता है च वर्ग। अब च वर्ग में कौन सा वर्ण है, च वर्ग का है ख, यानी कि ऑप्शन ख। च वर्ग में आता है झ, तो ऑप्शन हो जाएगा ख इसका सही उत्तर। यानी कि तालव्य के अंतर्गत कौन सा वर्ण आता है, व्यंजन आता है, यह आता है झ। उसके बाद है वर्णमाला किसे कहते हैं? तो वर्णमाला आप जैसे कि सभी को पता है वर्णों के व्यवस्थित क्रमबद्ध समूह, यानी कि व्यवस्थित समूह
को ही क्या कहा जाता है, वर्णमाला कहा जाता है। ठीक हो गया, यानी कि वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं हम, वर्णमाला कहते हैं। अब यहाँ पर क्या लिखा गया है, वर्णों के स्थान पे यहाँ पे लिखा गया है कि लिपि चिह्न। ठीक हो गया, वर्णों को ही क्या कहते हैं, लिपि चिह्न भी कहते हैं, क्योंकि जो हमारी हिंदी भाषा है वह देवनागरी लिपि से ली गई है। और उस लिपि में क्या किया जाता है, हम जिन अक्षरों का मतलब जिन अक्षरों के द्वारा उसे चिन्हित करते हैं उनको क्या कहा जाता है, लिपि चिह्न कहा जाता है। तो लिपि चिह्नों के क्रमबद्ध समूह को ही हम क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन घ इसका सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न है, तालव्य श का उच्चारण स्थान है। जैसा कि बचपन में आप लोगों ने अगर गवर्नमेंट स्कूल से पढ़े होंगे तो वहाँ आप लोगों को पढ़ाया जाता होगा तालव्य श, मूर्धन्य श, दंत श। ठीक हो गया, तो इस प्रकार से पढ़ाया जाता था। तो जो तालव्य श होता है इसका जैसे उच्चारण से ही पता चल रहा है तालव्य, यानी कि इसका जो उच्चारण स्थान हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, इसका उच्चारण स्थान हो जाएगा तालव्य। ऑप्शन हो जाएगा ख इसका सही उत्तर। ठीक हो गया। उसके बाद आता है मूर्धन्य श, यानी कि मूर्धा वाला जो श होता है वो कैसा होता है, ऐसा होता है पेट फाड़ा वाला श। इसका उच्चारण स्थान क्या होता है, मूर्धन्य होता है। उसके बाद आता है दंत, यानी कि जो ऐसा वाला श होता है यह क्या होता है, दंत श होता है, यानी कि इसका उच्चारण स्थान दंत होता है। उसके बाद अगला पांचवा प्रश्न है, भाषा की लघुत्तम इकाई क्या है। तो भाषा की, जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया है कि भाषा की जो लघुत्तम इकाई होती है, यानी कि सबसे जो छोटी इकाई है भाषा की, वह क्या है, वर्ण है। ठीक हो गया, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ख। उसके बाद अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी व्यंजन ध्वनियाँ स्पर्श संघर्षी कहलाती हैं। तो स्पर्श संघर्षी इसमें पूछ रहा है। अब मैंने जैसे कि पिछली वीडियोस में भी आपको बताया था, इनकी जिनकी ध्वनियाँ, इनकी जिनके उच्चारण में जो हवा होती है वो संघर्ष करते हुए क्या होती है, मुंह से बाहर निकलती है। तो वह जो व्यंजन होते हैं कैसे होते हैं, स्पर्श संघर्षी कहलाते हैं। तो जैसे चौ, छ, जौ, झौ, यानी कि बोलने में क्या हो रहा है, इसमें जो हवा है वह क्या हो रही है, एकदम तेजी से निकल रही है, मतलब संघर्ष करते हुए निकल रही है। तो इसका सही उत्तर ही हो जाएगा ऑप्शन क, मतलब स्पर्श संघर्षी व्यंजन क्या हो जाएंगे, चौ, छ, जौ और झौ। उसके बाद अगला प्रश्न है, भाषा की सबसे बड़ी इकाई क्या है। तो भाषा की सबसे जो बड़ी इकाई होती है वह मैंने अभी आपको बताया है क्या होती है, वाक्य होती है। ठीक हो गया। अगर इसमें पूछता सबसे छोटी इकाई, तब क्या हो जाता, सबसे छोटी इकाई में ध्वनि या वर्ण हो जाता, लेकिन सबसे जो बड़ी इकाई अगर पूछता है भाषा की तो क्या हो जाएगी, वह हो जाएगी वाक्य। ऑप्शन को इसका हो जाएगा सही उत्तर। उसके बाद अगला प्रश्न है, आठवां प्रश्न, निम्नलिखित ध्वनियों में से कौन सी दंतोष्ठ है। यानी कि दंत और ओष्ठ दोनों का ही उच्चारण, जहाँ मतलब जिसमें जो हवा है दंत और ओष्ठ दोनों में ही क्या कर रहे हैं, टच स्पर्श करती है। ठीक हो गया। तो दंतोष्ठ जो ध्वनि वाला जो वर्ण है इसमें कौन हो जाएगा, वो हो जाएगा वो। ठीक हो गया, वो क्या हो जाएगा, दंतोष्ठ हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न है, ध्वनि का लिखित रूप क्या है। तो ध्वनि जो है, ध्वनि का जो लिखित रूप होता है वह क्या होता है, वर्ण होता है। यानी कि जब कोई भी ध्वनि उच्चारित होती है उसका अगर लेखन किया जाता है, अगर उसको लिखा जाता है, उसके जो लिपि चिह्नों के द्वारा अगर उसको लिखा जाता है तो वो किस रूप में व्यक्त किया जाता है, वर्ण के रूप में। तो उसको कहा जाता है वर्ण। ऑप्शन घ हो जाएगा इसका सही उत्तर। उसके बाद अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 10 है, उच्चारण की दृष्टि से वो ध्वनि है। तो अभी थोड़ी देर पहले ही हमने ऊपर देखा है, जो वो होती है ये क्या होती है, दंतोष्ठ ध्वनि होती है। ठीक हो गया, ये क्या होती है, दंतोष्ठ होती है। उसके बाद अगला प्रश्न है, हिंदी वर्णमाला में मूलतः स्वर कितने हैं। तो हिंदी वर्णमाला में, जैसे कि आप लोगों को पता ही है, हिंदी वर्णमाला मूलतः जो स्वर होते हैं वह कितने माने गए हैं, 11 माने गए हैं। जिसमें से जैसे अंक और अह है, इनको स्वर नहीं माना गया है, इनको क्या रखा गया है, अयोगवाह की श्रेणी में इनको रखा गया है। ठीक हो गया। तो अगर स्वर पूछता है हिंदी वर्णमाला में, इनकी संख्या कितनी मानी गई है, 11 मानी गई। उसके बाद है प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 में है, निम्न में से विजातीय स्वर नहीं है। यानी कि विजातीय स्वर नहीं है। तो इसमें विजातीय स्वर कौन सा नहीं है, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऊ। ऊ जो है वह क्या है, विजातीय स्वर नहीं है, लेकिन अन्य क्या है, विजाती है। ठीक हो गया। ऊ जो है यह सजाती है, यानी कि ये ऊ और छोटा ऊ और छोटा ऊ से बनता है क्या, बड़ा ऊ। ठीक हो गया। लेकिन जो ए होता है, ए जो बनता है, आई जो बनता है ओ और ए से बनता है। ठीक हो गया। यानी कि अन्य क्या है, विजाती हैं, लेकिन ये ऊ जो है यह विजाती नहीं है। उसके बाद अगला है
वर्ण का मौखिक रूप क्या है? तो वर्ण का जो मौखिक रूप होता है वह क्या होता है? ध्वनि होता है। ध्वनि से ही क्या होता है? उच्चारित वर्ण का उच्चारण होता है। किससे? ध्वनि से। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन गो। उसके बाद अगला प्रश्न है व व्यंजन है। तो व जो है यह क्या है? यह किस प्रकार का व्यंजन है? व जो है वह है अंतस्थ व्यंजन। ठीक हो गया। वह क्या है? अंतस्थ व्यंजन की श्रेणी में रखा गया है व को। ऑप्शन हो जाएगा ख इसका सही उत्तर। उसके बाद अगला प्रश्न है हिंदी वर्णमाला में सामान्यतः कितने स्वर हैं? तो हिंदी वर्णमाला में सामान्यतः कितने स्वर हैं? अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको बताया है 11 क्या है स्वर हिंदी वर्णमाला में हैं। उसके बाद अगला प्रश्न है आगत स्वर निम्न में से कौन सा है? तो आगत स्वर इसमें से कौन सा है? आ। ठीक हो गया। ये ओ के ऊपर, आ के ऊपर जैसे जैसे आधा चंद्रकार लग जाता है तो वो क्या हो जाता है? आगत स्वर, यानी कि आए हुए स्वर हैं। ठीक हो गया। यानी कि मूल स्वर का हिस्सा ही नहीं थे। तो ऑप्शन गो हो जाएगा इसका सही उत्तर। उसके बाद अगला प्रश्न है री वर्ण क्या कहलाता है? तो जो री वर्ण है यह क्या कहलाता है? यह कहलाता है, इसका सही उत्तर हो जाएगा मूर्धन्य। ठीक हो गया। री का अगर उच्चारण स्थान देखें तो क्या होता है? इसका मूर्धन्य होता है। जैसे अगर आप लोग री उच्चारित करेंगे तो जो जीव का आगे वाला जो हिस्सा होता है यह हल्का सा क्या हो जाता है? इसे मुड़ जाता है। ठीक हो गया। तो क्या हो जाता है? मूर्धा हो जाता है। तो री का जो उच्चारण स्थान होता है, री वर्ण जो है यह क्या है? मूर्धन्य है। तो ऑप्शन हो जाएगा ख इसका क्या सही उत्तर। उसके बाद अगला प्रश्न है काकल्य वर्ण कौन सा है? तो काकल्य वर्ण इसमें हो जाएगा, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा गौ। काकल्य वर्ण कौन सा कहलाता है? ह को क्या कहते हैं? काकल्य वर्ण भी कहते हैं। तो ये चीज़ें आप लोग याद कर लीजिएगा। कुछ कुछ शब्द ऐसे आएंगे जो शायद कुछ लोगों ने क्या होगा पहली बार सुने हुए भी होंगे। तो ये प्रैक्टिस सेट आपके लिए क्या हो जाएंगे? काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो इसमें अधिकतर चीज़ें तो आप लोगों को पता रहती है, लेकिन कुछ कुछ जो वर्ण होते हैं वो क्या होते हैं कि मतलब उनके जो उच्चारण होते हैं वह कुछ डिफरेंट हो जाते हैं या उनको कुछ अन्य अन्य नामों से भी जाना जाता है। तो ये चीज़ें क्या होंगी आगामी एग्जाम के लिए आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 18 का हो, जो हो जाएगा क्या कहलाता है? हो को काकल्य वर्ण भी कहा जाता है। उसके बाद 19वां प्रश्न है हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह वर्ण कौन से हैं? तो हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह, जैसे कि मैंने थोड़ी देर पहले ही आप लोगों को बताया है कि अयोगवाह जो वर्ण है हिंदी वर्णमाला में अंक और अह को क्या कहा गया है? अयोगवाह कहा गया है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन घ। ठीक हो गया। ऑप्शन घ हो जाएगा इसका सही उत्तर। अयोगवाह कहा गया है किसको? अंक और अह को। अब कभी कभी क्या होता है कि प्रश्न इसमें पूछ देता है कि जो अंक और अह है इसको अयोगवाह की श्रेणी में किसने रखा है या इसको अयोगवाह किसने कहा है? तो जो अंक और अह है इसको अयोगवाह कहा, किशोरी दास वाजपेयी जी ने इसको क्या कहा है? अंक और अह को अयोगवाह कहा है। ये भी आप याद कर लीजिएगा, आगामी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। उसके बाद अगला प्रश्न है हिंदी शब्दकोश में क के बाद कौन सा व्यंजन दिखाई देता है? तो हिंदी शब्दकोश में क के बाद जो व्यंजन दिखाया जाता है वो कौन सा दिखाया जाता है? वह दिखाया जाता है ये अक्ष। ठीक हो गया। तो ऑप्शन हो जाएगा श दिखाया जाता है। ठीक हो गया। अक्षय इसको कहते हैं। ऑप्शन घ हो जाएगा इसका सही उत्तर। अब बहुत से लोग क्या करते हैं कि इसमें ख टिक कर देंगे, लेकिन अक्ष कैसे दिखाया जाता है? जैसे अक्ष जो बनता है अ, क और ये श से मिलकर के क्या होता है? ये बनता है। तो इसमें जो क के बाद जो व्यंजन दिखाया जाता है वह क्या दिखाया जाता है? अक्षर, यानी कि क्षत्रिय वाला है श दिखाया जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ख। उसके बाद अगला प्रश्न है ए ऐ वर्ण क्या कहलाते हैं? तो ए और ऐ जो वर्ण हैं यह क्या कहलाते हैं? यह कहलाते हैं, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा कंठ तालव्य। ठीक हो गया। इनकी ए और ऐ का जो उच्चारण स्थान होता है कहाँ पर होता है? कंठ तालव्य होता है। तो ऑप्शन हो जाएगा इसका सही उत्तर क्या? घ। कंठ तालव्य होता है ए ऐ का उच्चारण स्थान। क्योंकि मैं इसमें आप लोगों को सीधे सीधे बताते इसलिए चल रहा हूँ क्योंकि जो हमारे पहले जो प्रैक्टिस सेट आई हुई है उनमें सभी में प्रैक्टिस सेटों में मैंने डीपली आप लोगों को बताया हुआ है। अगर इनमें भी ऐसे ही बताते रहूं तो जो हमारा सिलेबस कंप्लीट करने का जो टारगेट रहेगा वह कंप्लीट नहीं हो पाएगा। तो हम सीधे सीधे इसमें क्या करेंगे? सीधे सीधे हम प्रश्न को इसमें देखेंगे। पीडीएफ अगर आप लोगों को चाहिए हो तो टेलीग्राम आप ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ से आपको पीडीएफ सारे मिल जाएंगे। उसके बाद अगला प्रश्न है अंतस्थ और ऊष्म वर्ण कितने हैं? तो अंतस्थ और ऊष्म जो वर्ण हैं उनकी जो संख्या है वह कितनी है? 8 है। तो ऑप्शन हो जाएगा ख इसका सही उत्तर। तो अगर कभी कभी पूछ देता है कि अंतस्थ और ऊष्म वर्ण कितने
हैं। तो ये कितने हैं वर्ण, ये 8 हैं, ठीक हो गया, अंतस्थ और ऊष्म वर्ण। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ख। उसके बाद अगला प्रश्न है, निम्न में से ह्रस्व स्वर नहीं है। तो इसमें ह्रस्व स्वर नहीं है, ह्रस्व स्वर कौन सा नहीं होगा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ई। ई, ठीक हो गया, ई। बड़ी ई जो होती है यह ह्रस्व स्वर नहीं होता है, ठीक हो गया। अन्य जो होते हैं वह ह्रस्व स्वर होते हैं, लेकिन जो बड़ी ई है यह ह्रस्व स्वर नहीं होता है। 24वां प्रश्न है, हिंदी वर्णमाला में छ से ड के ठीक बीच कौन सा अक्षर आता है। अब यहाँ पर आपको कैसे क्या करना है कि छ से लेकर के ड तक के पहले सारे वर्णमाला लिख लेने हैं, जैसे छ, जौ, झ, यूं, टो, ठो, ऐसे लिख लेना है। तो आप लोग देखेंगे दो जौ और झ आएंगे और टो और ठो आएंगे, उसके जो बीच में ठीक बीच में आता है वो कौन सा वर्ण आ जाता है, यूं आ जाता है। तो ऑप्शन हो जाएगा ख इसका सही उत्तर। उसके बाद अगला प्रश्न है, दीर्घ स्वर कौन से हैं। तो दीर्घ स्वर इसमें से कौन सा हो जाएगा, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा, दीर्घ स्वर अगर बात करें तो आ, बड़ी ई और बड़ा ओ, ये क्या हो जाते हैं, दीर्घ स्वर हो जाते हैं। क्योंकि जो आ बनता है यह अ और अ से मिलकर के आ बनता है, ई और ई से बन के बड़ी ई, ऊ और ऊ से बड़ा ऊ बनता है। तो ये क्या हो जाते हैं, दीर्घ स्वर हो जाते हैं। उसके बाद अगला प्रश्न है, स्पर्श व्यंजन कंठी ध्वनि, अघोष और महाप्राण ध्वनि है। तो स्पर्श व्यंजन कंठी ध्वनि, अघोष और महाप्राण ध्वनि है। तो इसमें कौन से हो जाएंगे वो, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा कौन हो जाएगा, यह हो जाएगा क्या, गो। ठीक हो गया, यानी कि ऑप्शन गो इसका सही उत्तर हो जाएगा। ख जो होता है यह क्या होता है, कंठ होता है। ठीक हो गया, ख जो होता है कंठी ध्वनि होता है, अघोष भी होता है और महाप्राण भी होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन गो। ठीक हो गया, ऑप्शन गो हो जाएगा इसका सही उत्तर किसका, 26 का। उसके बाद अगला प्रश्न है, निम्न में से दीर्घ स्वर कौन सा है। तो दीर्घ स्वर इसमें हो जाएगा ऑप्शन गौ इसका सही उत्तर हो जाएगा। अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको बताया है कि आ, बड़ी और बड़ा ये क्या होता है, दीर्घ स्वर होते हैं। उसके बाद प्रश्न नंबर 28। प्रश्न नंबर 28 है, निम्न में से कौन सा व्यंजन पार्श्व है। तो पार्श्व व्यंजन जो होता है वह कौन सा होता है, लौ होता है। ठीक हो गया, लौ क्या होता है, पार्श्व व्यंजन होता है। और ये प्रश्न कई बार पूछा गया है प्रश्नों में, तो आपको ये भी ध्यान देने योग्य होगा, क्योंकि आप लोगों ने हिंदी का सिलेबस तो लगभग पढ़ लिया होगा कम्प्लीटली। अब आपको है कि ज़रूरत की प्रैक्टिस सेट लगाने की। तो प्रैक्टिस सेट के हिसाब से हम इन वीडियोस को क्या करेंगे, कवर करेंगे। तो लॉ जो होता है वो क्या होता है, पार्श्व स्वर होता है। उसके बाद अगला प्रश्न है, निम्न में से ह्रस्व स्वर है। तो ह्रस्व स्वर इसमें से कौन सा हो जाएगा, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ह्रस्व स्वर, ऑप्शन गो इसका सही उत्तर हो जाएगा। छोटी क्या होता है, ह्रस्व स्वर होता है। ठीक हो गया। उसके बाद अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा विकल्प रॉ व्यंजन का सही विवरण है। तो रॉ व्यंजन का सही विवरण अगर इसमें देखें तो कौन सा हो जाता है, वात्सर्य भी इसको कहते हैं, लुंठित भी कहते हैं और सघोष भी ये होता है, अल्प प्राण व्यंजन भी होता है। कौन सा, रॉ। ठीक हो गया, इनकी रॉ को हम वात्सर्य व्यंजन भी कहते हैं, लुंठित भी होता है, लुंठित व्यंजन भी होता है और सघोष भी होता है, अल्प प्राण व्यंजन भी होता है क्या, रॉ। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन को ही इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न है, होंठों की स्थिति के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं। तो होंठों की अगर स्थिति के आधार पर देखें तो स्वर कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, वृत्तमुखी और अर्धवृत्तमुखी। ठीक हो गया, जहां पर जिन स्वरों को बोलने में क्या हो जाता है, जो होंठ होते हैं वो गोल हो जाते हैं, उनको कहते हैं वृत्तमुखी, और जिनको बोलने में गोल नहीं होता है तो उसको कहते हैं अवृत्तमुखी। तो ये कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। तो इसका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन घ इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद प्रश्न नंबर 32। प्रश्न नंबर 32 है, निम्न में से कौन सा व्यंजन संघर्षी है। तो संघर्षी व्यंजन अगर इसमें हम देखें तो जो ह होता है यह क्या होता है, संघर्षी व्यंजन होता है। तो ऑप्शन हो जाएगा गौ इसका सही उत्तर। उसके बाद प्रश्न नंबर 33 है, निम्नलिखित में से बताएं कि आवृतमुखी स्वर निम्न में से कौन से हैं। तो आवृतमुखी जो स्वर होते हैं वो कौन से होते हैं, आ, ओ, आ, ई, ये क्या होते हैं, आवृतमुखी स्वर होते हैं। तो इसका सही उत्तर ही हो जाएगा ऑप्शन को, क्या होते हैं, आवृतमुखी स्वर होते हैं। उसके बाद प्रश्न नंबर 34। प्रश्न नंबर 34 है, सभी स्पर्श व्यंजन कौन से समूह में हैं। तो जो सभी स्पर्श व्यंजन हैं इसमें से देखते हैं, जो स्पर्श व्यंजन होते हैं, जो व्यंजन जो वर्ग हैं, 5 वर्ग हैं, 5 वर्ग में ही, यानी कि क वर्ग हो गया, चौ वर्ग हो गया, टौ वर्ग हो गया, तौ वर्ग हो गया और पौ वर्ग हो गया, ये सारे किस में आते हैं,
या आते हैं स्पर्श व्यंजन की श्रेणी में। तो इसमें से हम देखते हैं कि जो सभी व्यंजन हैं जैसे क, च, प और द, ये सभी क्या आते हैं, ये सभी जो हैं स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। तो ऑप्शन ग हो जाएगा इसका सही उत्तर। उसके बाद अगला प्रश्न है, मुंह खुलने की स्थिति के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं। तो मुंह द्वार, जो मुख द्वार होता है, वो खुलने के आधार पर अगर देखें स्वरों की संख्या तो ये कितनी होती है, इनकी संख्या होती है 4। ठीक हो गया, इनकी मुख द्वार खुलने के आधार पर स्वरों, मुंह द्वार खुलने की स्थिति के आधार पर अगर स्वरों के प्रकार देखें तो कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। उसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 36, निम्न में से कौन सा व्यंजन स्पर्श संघर्षी है। तो स्पर्श संघर्षी जो व्यंजन इसमें है वह कौन सा है, जो है यह स्पर्श संघर्षी व्यंजन के अंतर्गत आता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा क। उसके बाद प्रश्न नंबर 37, प्रश्न नंबर 37 है, किसी को पुकारने के लिए किस स्वरों का प्रयोग किया जाता है, यानी कि किन स्वरों का प्रयोग किया जाता है अगर किसी को पुकारा जाए। तो वहां पर जो स्वर प्रयोग किए जाते हैं वह किए जाते हैं कौन से, ऑप्शन हो जाएगा इसका सही उत्तर ख, यानी कि पुल्लुत स्वरों का प्रयोग किया जाता है। ठीक हो गया, किसी को पुकारने के लिए। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि जहाँ पर जैसे कोई भी वर्ण लिखा होता है उसके वहाँ पर या ऐसा एस एस जैसा अगर या ऐसा तीन जैसा ऐसा जैसा अगर लिखा होता है तो ये स्वर क्या होते हैं, पुल्लुत स्वर होते हैं। ठीक हो गया, यानी कि इसमें 3 मात्रा का क्या लगता है, उच्चारण लगता है बोलने में। तो किसी को पुकारने के लिए भी किन स्वरों का प्रयोग किया जाता है, पुल्लुत स्वरों का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा वर्ण सघोष महाप्राण व्यंजन है। तो इसमें अगर सघोष महाप्राण अगर व्यंजन देखें तो कौन सा हो जाएगा, जो झ होता है यह सघोष और महाप्राण होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ख। अब सघोष महाप्राण ये बताने की ज़रूरत है नहीं क्योंकि मैंने पिछली वीडियोस में सारी बताई हुई हैं। तो अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है तो उनको देख लीजिएगा, क्योंकि मैं हर वीडियो में अगर सघोष अघोषी बताते रहूँ या इन चीज़ों के बारे में डिटेल से बताते रहूँ तो वीडियो क्या हो जाएगी, लंबी हो जाएगी। तो अब इस प्रैक्टिस सेटों में हम सीधे सीधे क्या करेंगे, ऑप्शन को ही डायरेक्टली देखेंगे। प्रश्न नंबर 39, प्रश्न नंबर 39 में पूछा गया है, निम्न में से बताएं कि अघोष वर्ण कौन सा है। तो इसमें बताना है कि अघोष वर्ण कौन सा है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा जो श होता है, यानी कि कौन सा स्वर है, अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको बताया, जो ये श होता है कौन सा होता है, यह होता है दंती सौ। ठीक हो गया, यानी कि ये दंती सौ जो होता है यह क्या होता है, अघोष होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ख। उसके बाद प्रश्न नंबर 40 है, निम्नांकित में अघोष अल्पप्राण ध्वनि कौन सी है। तो अघोष और अल्पप्राण ध्वनि इसमें कौन सी हो जाएगी, क और त, ये क्या है, अघोष और अल्पप्राण है। ठीक हो गया, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन घ, अघोष और अल्पप्राण। अल्पप्राण के बारे में मैंने आपको बताया था कि जो पहला और दूसरा जो वर्ण होता है वो क्या होता है, हमेशा अघोष होता है। ठीक हो गया, और अल्पप्राण में क्या होता है कि पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण क्या होता है, अल्पप्राण होता है, दूसरा और चौथा क्या होता है, महाप्राण होता है। ये बताए हुए थे तो बार बार बताने की जरूरत है नहीं। तो उसके बाद अगला है प्रश्न नंबर 41। तो इसमें पूछा गया है कि वर्णमाला में संयुक्त स्वर कौन से हैं। तो वर्णमाला में जो संयुक्त स्वर होते हैं इनमें से अगर देखें तो कौन से हैं, ऐ और औ, ये क्या है, संयुक्त स्वर की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, ये अपने आप में स्वर नहीं है, इनकी जो मूल स्वरों से मिल करके बन करके क्या बने हुए हैं, संयुक्त स्वर बनाए गए हैं। तो ऑप्शन हो जाएगा ग, इसका सही उत्तर। उसके बाद प्रश्न नंबर 42। प्रश्न नंबर 42 है, जब किसी शब्द में एक ही व्यंजन लगातार 2 बार आया हो वह क्या कहलाता है। यानी कि जब किसी शब्द में एक व्यंजन अगर लगातार 2 बार आता है, ठीक हो गया, तो वो क्या कहलाता है, वह कहलाता है द्वित्व व्यंजन। मतलब इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ख। अब कहीं पे आप लोगों ने देखा होगा, जैसे कहीं पे लिखते हैं दिल्ली, ठीक हो गया, यानी कि लिखते हैं दिल्ली, दिल्ली, ठीक हो गया, यानी कि यहाँ पे लॉ और लॉ क्या हो रहा है, 2 बार आ रहा है। तो जहाँ पर एक ही वर्ण क्या होता है, 2 बार 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 रिपीट होता है, वहाँ पे क्या कहते हैं, इसको द्वित्व व्यंजन कहते हैं। उसके बाद प्रश्न नंबर 43 यानी कि 43 है। तो इसमें पूछा गया है, निम्न में से दीर्घ स्वर कौन सा है। तो इसमें दीर्घ स्वर अगर देखें तो जो बड़ा ऊ होता है ये क्या होता है, दीर्घ स्वर होता है, जैसे कि थोड़ी देर पहले भी मैंने आपको बताया है। तो ऑप्शन हो जाएगा ख, इसका सही उत्तर। उसके बाद है प्रश्न नंबर 44। प्रश्न नंबर 44 है, प्र में पूर्ण
वर्ण है। तो प्र में जो पूर्ण वर्ण है वह क्या है, वह इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ख। जो र है ये क्या है, पूर्ण है, ठीक हो गया। प क्या है, आधा है, लेकिन जो र है वह क्या है, पूर्ण है। तो ऐसे शब्द भी आपको देखने को मिलेंगे। तो जो इस प्रकार से जहाँ पर भी प्र आपको देखने को मिलेगा तो प जो होता है ये आधा होता है, लेकिन र क्या होता है, इसमें पूर्ण वर्ण होता है। उसके बाद प्रश्न नंबर 45। प्रश्न नंबर 45 है, निम्नांकित में बताएं कि नवीन विकसित ध्वनियाँ कौन सी हैं। तो नवीन जो विकसित ध्वनियाँ हैं वह कौन सी है, जैसे ख के नीचे ऐसा नुक्ता चिन्ह लगा होता है या जौ के नीचे ऐसा नुक्ता चिन्ह लगा होता है, तो ये कैसी ध्वनियाँ हैं, नवीन विकसित ध्वनियाँ हैं। तो ऑप्शन क हो जाएगा इसका सही उत्तर। अगर कहीं पे कभी कभी पूछता है कि जो वर्ण के नीचे बिंदा लगा होता है इसको क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं नुक्ता चिन्ह। उसके बाद है प्रश्न नंबर 46। प्रश्न नंबर 46 है, हिंदी शब्दकोश में श का क्रम किस वर्ण के बाद आता है। तो सबसे पहले ही हम लोगों ने पहले ही या दूसरे क्वेश्चन में ही डिस्कस किया था कि क के बाद कौन सा आता है। तो क के बाद कौन सा आता है, श आता है, ठीक हो गया, यानी कि क्षत्रिय वाला श आता है। लेकिन अगर बात करें कि इससे पहले कौन आता है, तो इससे पहले क्या आ जाएगा, क आएगा, ठीक हो गया। तो ऑप्शन हो जाएगा क ही इसका सही उत्तर। उसके बाद प्रश्न नंबर 47। प्रश्न नंबर 47 है, हिंदी में स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ण क्या कहलाए जाते हैं। यानी कि जो स्वतंत्र रूप से जो वर्ण बोले जाते हैं हिंदी में उनको हम क्या कहते हैं, स्वतंत्र रूप से जो बोले जाते हैं उनको कहा जाता है स्वर। यानी कि जो स्वर होते हैं, स्वरों को स्वतंत्र रूप से बोला जाता है, यानी कि स्वरों को बोलने के लिए किसी अन्य की सहायता नहीं पड़ती है। जैसे अगर आप लोग व्यंजनों को बोलते हैं तो व्यंजनों को बोलने में स्वरों की सहायता आपको लगती है। जैसे हम क बोलते हैं तो क बोलने के बाद उसका जो उच्चारण अंत में देखते हैं अ का भी उच्चारण उसमें आता है, लेकिन स्वर क्या होते हैं, अपने आप में क्या होते हैं, पूर्ण होते हैं, यानी कि इनको स्वतंत्र रूप से बोला जाता है। उसके बाद है प्रश्न नंबर 48। थोड़ा दिखने में थोड़ा धुंधला लग रहा होगा, लेकिन समझ जाना, मैं पढ़ के बता रहा हूँ। तो दंतोष्ठ ध्वनि कौन सी है। तो दंतोष्ठ जो ध्वनि होती है वो कौन सी होती है, वो क्या होती है, दंतोष्ठ ध्वनि होती है, ठीक हो गया। वो ये क्या होता है, अर्धस्वर भी इसको कहते हैं हम, ठीक हो गया। वो को अर्धस्वर भी कहा जाता है। तो ऑप्शन हो जाएगा क ही इसका क्या सही उत्तर। वो क्या है, दंतोष्ठ ध्वनि है। उसके बाद अगला है, हिंदी भाषा में कुल कितने व्यंजन हैं। यानी कि हिंदी भाषा में अगर व्यंजनों की संख्या अगर देखें तो व्यंजन कितने होते हैं, कुल व्यंजन, कुल कह रहा है, यानी कि टोटल अगर व्यंजनों को देखें तो टोटल कितने होते हैं, 39 क्या होते हैं, व्यंजन होते हैं, ठीक हो गया। अगर कुल व्यंजन अगर कहता कि इसमें पूछा जाता है कि हिंदी जो वर्णमाला है, हिंदी वर्णमाला में अगर व्यंजनों को देखते तो व्यंजन कितने हो जाते हैं, व्यंजन हो जाते हैं 33। लेकिन अगर इसमें पूछ रहा है कि कुल व्यंजनों की संख्या अगर पूछ रहा है तो कुल व्यंजनों की संख्या कितनी हो जाएगी, 39 हो जाएगी टोटल व्यंजनों की। अगर स्वरों को भी अगर इसमें मिला दें, स्वरों और व्यंजनों, अगर वर्णों की संख्या इसमें पूछता है तो टोटल वर्णों की अगर संख्या होती तो वो कितनी हो जाती, 52 हो जाती, जिसमें से हम 13 स्वरों को हटा देते हैं, फिर कुल जो व्यंजन बच जाते हैं वह कितने बच जाते हैं, 39 व्यंजन बच जाते हैं। उसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 50। प्रश्न नंबर 50 है, व का उच्चारण स्थान, ये बहुत बार आ चुका है तो हो सकता है क्या पता है इस बार पूछ ही दे, तो देख लीजिएगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दंतोष्ठ क्या होता है, वो का उच्चारण स्थान होता है। आप लोग इन प्रैक्टिस सेटों को करते रहिएगा, क्योंकि हाल फिलहाल में जो 15 अक्टूबर को आप लोगों ने देखा होगा ये जेलबंदी रक्षक का एग्जाम हुआ था, उसमें लगभग 80 से 85 क्वेश्चन इन्हीं प्रैक्टिस सेटों से सीधे सीधे आप लोगों को देखने को मिले थे। तो काफ़ी महत्वपूर्ण, अगर ये मान के चलो इनको देखते हो आप, एक एक नज़र भी देखते हो, और उसके बाद अगर यहाँ से आप लोगों को 15, 20, 25, 30 अगर क्वेश्चन सीधे सीधे देखने को मिलते हैं तो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे एग्ज़ाम की दृष्टि से। तो एक एक नज़र इसको भी जरूर देखिएगा। प्रश्न नंबर 51 है, इसमें पूछा गया है कि परंपरागत रूप से व्यंजन कितने होते हैं। तो परंपरागत रूप से अगर व्यंजनों की संख्या की बात करें तो वह कितने होते हैं, 33 होते हैं। लेकिन कुल अगर देखें, कुल अगर व्यंजनों की संख्या पूछता है तो वो कितनी हो जाएगी, 39 हो जाएगी। लेकिन परंपरागत रूप से अगर पूछता है तो वह कितनी हो जाएगी, 33 हो जाती है। उसके बाद है प्रश्न नंबर 52, स्पर्श व्यंजन का उच्चारण क्रम स्थान बताएं। तो जो स्पर्श व्यंजन है, स्पर्श व्यंजन का जो उच्चारण क्रम स्थान होता है वह सबसे पहले क्या होता है, कंठा आता है, तालव्य आता है, मूर्धा आता है, दंत आता है, ओष्ठ आता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन घ, क्योंकि मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था जो भी वर्ण अगर उच्चारित हम करते हैं गले से लेकर के होंठों तक वह स्थिति उसकी आती है, ठीक हो गया। तो इसका क्या हो जाएगा, कंठ, तालव्य, मूर्ध्य, दंती और ओष्ठ इसका सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद है प्रश्न नंबर 53।
प्रश्न नंबर 53 में पूछा गया है निम्न में से दीर्घ स्वर कौन सा है। तो दीर्घ स्वर अगर इसमें हम देखें तो जो बड़ी ई है ये क्या होती है, दीर्घ स्वर होती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ख। उसके बाद प्रश्न नंबर 54, प्रश्न नंबर 54 है आधुनिक व्याकरण की दृष्टि से व वर्ण का वैशिष्ट्य है। तो व वर्ण का अगर वैशिष्ट्य देखें तो जैसे ओष्ठ है, स्पर्श है, अल्पप्राण है, सघोष है और निर्नुनासिक है। तो इसका यही सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन क ही, कि जो व का वैशिष्ट्य होता है, व वर्ण का जो वैशिष्ट्य होता है, अगर आधा व को देखें तो ओष्ठ होता है, स्पर्श होता है और अल्पप्राण होता है, सघोष होता है और निर्नुनासिक होता है। ठीक हो गया। एक होता है अनुनासिक, एक होता है निर्नुनासिक। अनुनासिक मतलब जो वर्ग का पंचमाक्षर जो होता है वो क्या होता है, हमेशा अनुनासिक होता है। जिन अन्य वर्ण क्या होते हैं, निर्नुनासिक होते हैं। तो व का अगर वैशिष्ट्य देखें, खाली व अ अगर इसमें छोड़ दें तो क्या हो जाएगा, ओष्ठ, स्पर्श, अल्पप्राण और सघोष और निर्नुनासिक। उसके बाद प्रश्न नंबर 55, प्रश्न नंबर 55 है तालव्य श, मूर्धन्य श, दंती श और ह कौन से व्यंजन कहलाते हैं। तो श और ह जो है यह क्या कहलाते हैं, यह कहलाते हैं संघर्षी व्यंजन। तो ऑप्शन हो जाएगा ग इसका सही उत्तर। अब आप लोगों ने देखा ही होगा कि जिन वर्णों को बोलने में क्या होती है, हवा संघर्ष करती है, यानी कि गर्म हवा फेंकती है, संघर्ष करते हुए निकलती है, तो कैसे व्यंजन हो जाते हैं, संघर्षी व्यंजन होते हैं। श और ह क्या होते हैं, संघर्षी व्यंजन होते हैं। उसके बाद प्रश्न नंबर 56 है हिंदी की स्पर्श, घोष, महाप्राण, ओष्ठ व्यंजन ध्वनि है। तो जो इसकी स्पर्श, घोष, महाप्राण, ओष्ठ व्यंजन ध्वनि है, तो इसमें से जो ध्वनि होगी वो कौन सी हो जाएगी, भ। ठीक हो गया, यानी कि भ, आधा भ है, भ के नीचे हलंत लगा हुआ है। तो हिंदी में स्पर्श भी है, घोष भी है, महाप्राण भी है, ओष्ठ भी है और ओष्ठ व्यंजन भी ये आती है। तो इसके अंतर्गत क्या आता है, भ आता है। ठीक हो गया। भ का अगर उच्चारण स्थान देखें तो क्या होता है, ओष्ठ होता है। उसके बाद प्रश्न नंबर 57, प्रश्न नंबर 57 है निम्न में से कौन सा घोष महाप्राण वर्ण है। तो इसमें अगर देखें घोष और महाप्राण वर्ण अगर देखें तो ह जो होता है क्या होता है, घोष होता है और महाप्राण होता है। उसके बाद प्रश्न नंबर 58, प्रश्न नंबर 58 है रौ धन मौ का मूल है। रौ धन मौ का मूल क्या होता है, मृ। ठीक हो गया। तो ऑप्शन हो जाएगा गौ इसका सही उत्तर। ठीक हो गया। रौ और मौ का अगर मेल होता है, आधा रौ और मौ, तो जो मौ होता है वो कहाँ से, रौ जो कहाँ चले जाता है, मौ के ऊपर में चले जाता है। उसके बाद हो जाएगा प्रश्न नंबर 59, प्रश्न नंबर 59 है कौन सा मानक वर्ण नहीं है। तो इसमें अगर देखें मानक वर्ण जो नहीं है वो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ख इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब है प्रश्न नंबर 60, निम्नलिखित में से किसके अभाव में हम पढ़ नहीं सकते हैं। तो किसके अभाव में हम पढ़ नहीं सकते हैं, तो वर्णमाला का अगर ज्ञान नहीं होगा तो हमारे द्वारा पढ़ना क्या हो जाएगा, असंभव हो जाएगा। तो वर्णमाला के ज्ञान के न होने से क्या है, पढ़ना असंभव है। तो ऑप्शन घ ही इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न है व्यंजन श। ठीक हो गया। कौन सा श है, मूर्धन्य श का उच्चारण स्थान है। पहले ही मैंने आपको बताया है मूर्धन्य श का जो उच्चारण स्थान क्या होता है, मूर्धा होता है। तो ऑप्शन ख हो जाएगा इसका सही उत्तर। उसके बाद है प्रश्न नंबर 62, इसमें पूछा गया है कि श ध्वनि किसके अंतर्गत आता है। तो जो श ध्वनि है यह ध्वनि किसके अंतर्गत आता है, इसका जो सही उत्तर हो जाता है यह हो जाएगा संयुक्त वर्ण। ठीक हो गया। क्योंकि जो श है यह किस से बनता है, क मूर्धन्य श, क और मूर्धन्य श के मेल से क्या बनता है, ये श बनता है, क्षत्रिय वाला श। ठीक हो गया। तो ये क्या हो जाएगा, संयुक्त वर्ण हो जाएगा। उसके बाद प्रश्न नंबर 63, प्रश्न नंबर 63 है शब्दकोश में पहले आने वाला शब्द है। तो शब्दकोश में जो पहला शब्द जो आता है वह क्या आता है, वक्त आता है। तो ऑप्शन हो जाएगा इसका सही उत्तर क, कि शब्दकोश में पहले आने वाला शब्द क्या हो जाएगा, वक्त हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 64, ऊष्म वर्ण कौन से हैं। तो ऊष्म वर्ण अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको बताया है। तो ऊष्म अगर वर्ण की बात करें तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रश्न नंबर 64 का, ऊष्म वर्ण क्या हो जाते हैं, तालव्य श, मूर्धन्य श, दंती श और ह ये क्या हो जाते हैं, ऊष्म वर्ण हो जाते हैं। तो ऑप्शन हो जाएगा ख इसका सही उत्तर। उसके बाद है प्रश्न नंबर 65, प्रश्न नंबर 65 है कामता प्रसाद गुरु ने बाह्य प्रयंत के अनुसार
व्यंजनों के कितने भेद माने हैं? तो कामता प्रसाद गुरु जी ने जो व्यंजनों के भेद माने हैं वह कितने माने हैं? 2 भेद माने हैं। ठीक हो गया, ऑप्शन हो जाएगा घ इसका सही उत्तर। कामता प्रसाद गुरु ने बाह्य प्रयंत के अनुसार, ठीक हो गया, बाह्य प्रयंत के अनुसार व्यंजनों के जो भेद बताए हैं वो कितने बताए हैं? 2 बताए हैं। उसके बाद है प्रश्न नंबर 66। प्रश्न नंबर 66 है हिंदी शब्दकोश में स्वर का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? तो हिंदी शब्दकोश में स्वर का जो क्रम आता है वह किसके बाद आता है? वह आता है तालव्य श के बाद। ठीक हो गया, क्योंकि जो स्वर बनता है वह किससे बनता है? तालव्य श और र के सहयोग से बनता है स्वर। तो इसका हो जाएगा सही उत्तर क। उसके बाद है प्रश्न नंबर है 67। ठीक हो गया, उसके बाद है प्रश्न नंबर 67। तो इसमें पूछा गया है वर्णों के कितने भेद होते हैं? तो वर्णों के अगर भेद देखें तो कितने भेद होते हैं? वर्ण के 2 भेद होते हैं। ठीक हो गया, ऑप्शन ग हो जाएगा इसका सही उत्तर। उसके बाद है प्रश्न नंबर 68। प्रश्न नंबर 68 में पूछा गया है निम्न में अनुनासिक अक्षर नहीं है। तो इसमें अनुनासिक अक्षर नहीं है तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 9 अनुनासिक होता है। तो इसमें अन्य भी है, अण नौ ये भी होता है, लेकिन ग्यों जो है, ठीक होगा, अब इसमें भी अनुनासिक नहीं है कह रहा है, अनुनासिक नहीं है। तो इसमें अब देखते हैं अनुनासिक ग्यो, लेकिन इसमें यूं जो है यह अनुनासिक है, नौ भी अनुनासिक है, मौ भी अनुनासिक है। ठीक हो गया, दो नहीं है कह रहा है तो इसमें देखते हैं गौ। तो ये तो इसमें कोई सही उत्तर मुझे दिख नहीं रहा है। ठीक हो गया, तो इसमें अनुनासिक नहीं है कह रहा है। तो क्योंकि अनुनासिक में क्या होता है कि जो पंचमा वर्ण का जो पंचमा अक्षर होता है वह क्या होता है? हमेशा अनुनासिक होता है। अब इसमें पंचमा अक्षर आ रहे हैं। ठीक हो गया, यहाँ पर भी नौ है, इसमें भी है, अण भी अनुनासिक होता है, नौ भी होता है, इसमें भी है, इसमें भी नौ भी है, मौ भी है, गौ इसमें भी है, यूं भी है, मौ भी है। तो इसमें कोई उत्तर इसका नहीं हो पाएगा। उसके बाद है प्रश्न नंबर 69। प्रश्न नंबर 69 में पूछा गया है द्वारा में कितने व्यंजन वर्ण हैं? तो द्वारा में अगर व्यंजन वर्णों की अगर बात करें तो द्वारा में कितने व्यंजन वर्ण हैं? इसका हो जाएगा 3। ठीक हो गया, द है, एक वो भी है इसमें। ठीक हो गया, द्वा में एक व्यंजन वो हो जाएगा, एक दा हो जाएगा, एक रा हो जाएगा। तो कितने व्यंजन वर्ण हैं इसमें? इसमें है 3। ऑप्शन गो उसका सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद है प्रश्न नंबर 70। निम्न में से स्पर्श वर्ण कौन से होते हैं? तो स्पर्श वर्ण अगर बात करें तो स्पर्श वर्ण कौन से होते हैं? पहले 5 वर्गों के वर्ण क्या होते हैं? स्पर्श व्यंजन होते हैं। जैसे क वर्ग हो गया, चौ वर्ग हो गया, ट वर्ग हो गया, प वर्ग हो गया। ठीक हो गया, ये सारे कितने होते हैं? 5 वर्ग जो होते हैं वो क्या होते हैं? स्पर्श वर्ण के अंतर्गत आते हैं। तो ऑप्शन हो जाएगा घ इसका सही उत्तर। उसके बाद अगला प्रश्न है चौ छ जौ झ उदाहरण है। तो चौ छ और जौ झ जो है यह किसका? स्पर्श संघर्षी व्यंजन का क्या है? उदाहरण है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ख। ठीक हो गया, चौ छ और जौ झ ये स्पर्श संघर्षी व्यंजन के क्या है? उदाहरण है। उसके बाद प्रश्न नंबर 72। प्रत्येक स्पर्शी व्यंजन वर्ग में वर्ण संख्या क्या है? तो प्रत्येक वर्ग में अगर देखें तो प्रत्येक वर्ग में कितने होते हैं? वर्णों की संख्या 5 होती है। ठीक है, 5 वर्ग होते हैं स्पर्श व्यंजन के, और 5 ही वर्ग में 5-5 क्या होते हैं? वर्ण होते हैं। तो ऑप्शन ख हो जाएगा इसका सही उत्तर। उसके बाद है प्रश्न नंबर 73। इसमें पूछा गया है ढ और ढ को कहा जाता है। तो ड और ढ इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है विकसित वर्ण। ठीक हो गया, यानी कि विकसित वर्ण इसको कहा जाता है। तो ऑप्शन हो जाएगा ग इसका सही उत्तर। ठीक हो गया, ढ और ढ को क्या कहा जाता है? इनको द्विगुण व्यंजन भी कहा जाता है। ठीक हो गया, कहीं कहीं पे द्विगुण व्यंजन आएगा, कहीं कहीं पर आपको विकसित व्यंजन भी आएगा। तो ढ और ढ क्या है? द्विगुण व्यंजन है। उसके बाद है प्रश्न नंबर 74। व्यंजनों के लिए कौन सा वर्गीकरण निहित है? तो व्यंजनों के लिए अगर वर्गीकरण की बात करें तो इसके लिए जो वर्गीकरण निहित होता है वो कौन सा होता है? क वर्ग होता है, च वर्ग होता है, ट वर्ग होता है, त वर्ग होता है, प वर्ग होता है, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन वर्ग इसके वर्गीकरण में आता है। तो ऑप्शन हो जाएगा घ इसका सही उत्तर। ठीक हो गया, इसमें आप तुमको देखते ही हैं 5 वर्ग होते हैं और उसके बाद अंतस्थ व्यंजन आता है और ऊष्म संघर्षी व्यंजन आता है। उसके बाद है प्रश्न नंबर 75 यानी कि 75। इसमें पूछा गया है कि हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह वर्ण कौन से हैं? तो हिंदी वर्णमाला में अगर अयोगवाह देखें तो पहले ही मैंने आपको बताया हजारी प्रसाद
जी के द्वारा इनको कहा गया अंक और अह को, तो ऑप्शन घ हो जाएगा इसका सही उत्तर। ठीक हो गया, हजारी किशोरी प्रसाद, सॉरी, ठीक हो गया, किशोरी प्रसाद वाजपेयी जी के द्वारा इनको क्या कहा गया है, अयोगवाह कहा गया है। उसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 76, अंतस्थ वर्ण कौन से हैं। तो अंतस्थ वर्ण अगर देखें तो कौन से हैं, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा य, र, ल और व। ये क्या होते हैं, अंतस्थ व्यंजन होते हैं। इनके ऐसे वर्ण जिनको बोलने में जो हवा होती है वो अंदर ही अंदर क्या हो जाती है, अपने आप ही अंदर गुम जैसी हो जाती है, उनको कहा जाता है अंतस्थ व्यंजन, य, र, ल और व। ऑप्शन ख इसका सही उत्तर। उसके बाद है प्रश्न नंबर 77। प्रश्न नंबर 77 है, ऐसे कौन सी दो मात्राएं हैं जिनका प्रयोग तो किया जाता है किंतु उनका समावेश स्वर में नहीं किया जाता है। ठीक हो गया, तो ऐसे कौन से वर्ण हैं जिनका प्रयोग तो किया जाता है लेकिन उनका समावेश जो है वह स्वर में नहीं किया जाता है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा अंक और अह। ठीक हो गया, इनका जो मात्राओं, इनकी जो मात्राएं हैं, इनकी मात्राएं तो ली जाती है लेकिन इनको स्वर नहीं माना गया है, तो अंक और अह को ऑप्शन हो जाएगा ख इसका सही उत्तर। उसके बाद है प्रश्न नंबर 78। प्रश्न नंबर 78 है, हिंदी भाषा में वे ध्वनियाँ कौन सी हैं जो दूसरी ध्वनियों को सहायता से बोली या लिखी, यानी कि दूसरी ध्वनियों के हो गए। ठीक हो गया, की है, दूसरी ध्वनियों की सहायता से बोली या लिखी जाती है। तो दूसरी ध्वनियों की सहायता से बोली या लिखी जाने वाली, दूसरी ध्वनियों की सहायता से बोली या लिखी जाने वाली जो वर्ण होते हैं वह कौन से होते हैं, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ख, व्यंजन। ठीक हो गया, व्यंजनों को क्या किया जाता है कि स्वरों की सहायता से इनको क्या किया जाता है, बोला जाता है। ठीक हो गया, बिना स्वरों की सहायता से व्यंजन क्या है, अधूरे। उसके बाद है प्रश्न नंबर 79, अंक अह कहा जाता है। तो अंक और अह को क्या कहा जाता है, अयोगवाह कहा जाता है। ऑप्शन ख इसका सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद है प्रश्न नंबर 80। प्रश्न नंबर 80 में पूछा गया है, घोष सघोष, ठीक हो गया, घोष सघोष वर्ण कौन सा है। तो इसमें अगर देखें घोष अगर सघोष अगर वर्ण देखें तो लॉ जो होता है वह क्या होता है, घोष सघोष होता है। तो ऑप्शन हो जाएगा इसका सही उत्तर क्या, गो। उसके बाद है प्रश्न नंबर 81। प्रश्न नंबर 81 है, हिंदी वर्णमाला में श और त्र क्या है। तो हिंदी वर्णमाला में अगर श और त्र देखें तो ये क्या है, संयुक्त व्यंजन है। ठीक हो गया, अपने आप में व्यंजन नहीं है, इनको इनकी दो से अधिक व्यंजनों के मेल से बनाए गए व्यंजन है। उसके बाद अगला प्रश्न है, वर्णों के उस समूह को जिससे कोई निश्चय अर्थ निकलता हो कहा जाता है। तो वर्णों के उस समूह को क्या कहा जाता है जिससे क्या होता है कि कोई निश्चित अर्थ जो है वह निकलता हो। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, शब्द। ठीक हो गया, ऑप्शन ख इसका सही उत्तर हो जाएगा। शब्द से ही क्या होता है, वर्णों का अगर समूह बनता है उससे शब्द बनता है, शब्द से फिर क्या होता है, कोई निश्चित शब्द निकलता है। उसके बाद है प्रश्न नंबर 83, निम्न में से किसे अयोगवाह कहा जाता है। तो इसमें अयोगवाह कहा जाता है तो इसका सही उत्तर हो जाए विसर्गों को। ठीक हो गया, इनके अंक और अह में क्या होते हैं, विसर्ग लगते हैं, तो इन्हीं को क्या कहा जाता है, अयोगवाह कहा जाता है। ऑप्शन क हो जाएगा इसका सही उत्तर। उसके बाद है प्रश्न नंबर 84। प्रश्न नंबर 84 है, निम्न में से महाप्राण वर्ण कौन से हैं। तो महाप्राण वर्ण अगर देखें तो कौन से हैं, ख और घ क्या हैं, महाप्राण है। ठीक हो गया, दूसरा और चौथा वर्ण क्या होता है, हमेशा महाप्राण होता है। तो ऑप्शन ख हो जाएगा इसका सही उत्तर। उसके बाद है प्रश्न नंबर 85। प्रश्न नंबर 85 है, ठ वर्ण है। तो ठ वर्ण जो होता है वह क्या होता है, हमेशा मूर्धन्य होता है। ठीक हो गया, इनकी ट वर्ग पूरा ही क्या होता है, मूर्धन्य होता है। तो ट वर्ग किसके, ठ जो है किस वर्ग के अंतर्गत आता है, ट वर्ग के अंतर्गत आता है। तो ऑप्शन हो जाएगा इसका सही उत्तर ख। उसके बाद है प्रश्न नंबर 86, ज्ञ वर्ण किन वर्णों के सहयोग से बनता है। तो जो ज्ञ वर्ण है वह किन के सहयोग से, ज और यू के सहयोग से क्या बनता है, ज्ञ बनता है। तो ऑप्शन ख हो जाएगा इसका सही उत्तर। उसके बाद है प्रश्न नंबर 87, हिंदी भाषा में कुल कितने लिपि चिह्न हैं। तो हिंदी भाषा में अगर लिपि चिह्नों की अगर बात करें तो कितने हैं, 52 हैं। सबसे पहले ही मैंने आपको बताया है जिसमें हम 13 क्या मानते हैं, स्वरों को लिपि चिह्नों 13 स्वरों में मानते हैं, और 39 हम किस में मानते हैं, 39 मानते हैं व्यंजनों में। ठीक हो गया, अब इसमें भी मूल रूप से कितने मानते हैं, स्वर 11 ही मानते हैं, और यहाँ पर व्यंजनों को अगर देखें तो कितने मानते हैं, 33 ही मानते हैं। ठीक हो गया, लेकिन अगर कुल अगर बात करें, कुल लिपि चिह्नों की बात करें तो कितने हैं, 52 हैं। उसके बाद है प्रश्न नंबर 88। प्रश्न नंबर 88 है,
अघोष व्यंजन कौन से होते हैं? तो अघोष व्यंजन जो है वह कौन से होते हैं? प्रथम वह द्वितीय वर्ग, यानी कि प्रथम वह द्वितीय वर्ग क्या होता है? हमेशा अघोष होता है। ठीक हो गया, पहला और दूसरा वर्ण क्या होता है? अघोष होता है। तो ऑप्शन क हो जाएगा इसका सही उत्तर। उसके बाद है प्रश्न नंबर 89, सघोष वर्ण कौन सा है? तो सघोष वर्ण अगर इसमें देखा तो ब जो है ये क्या है? सघोष वर्ण है। तो ऑप्शन ग हो जाएगा इसका सही उत्तर। उसके बाद है प्रश्न नंबर 90, वर्ण के प्रथम व द्वितीय व्यंजन क्या कहलाते हैं? तो वर्ण के प्रथम व द्वितीय व्यंजन जो है वह क्या कहलाते हैं? अघोष कहलाते हैं। तो ऑप्शन हो जाएगा ग इसका सही उत्तर। उसके बाद है प्रश्न नंबर 91, इसमें पूछा गया है निम्नलिखित ध्वनियों में कौन सा सुमेलित है? तो इन ध्वनियों में सुमेलित कौन सा है? तो जो श है ये क्या है? ऊष्म संघर्षी है। तो ऑप्शन हो जाएगा ग इसका सही उत्तर। उसके बाद है प्रश्न नंबर 92, प्रश्न नंबर 92 में पूछा गया है निम्न में से इकारांत शब्द कौन सा है? तो इकारांत शब्द इसमें पूछा गया है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो कौन सा आ जाएगा? ध्वनि। ठीक हो गया, ध्वनि जो होती है वो क्या होती है? इकारांत शब्द होती हैं। ठीक हो गया, ध्वनि क्या होती हैं? इकारांत शब्द होते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ध्वनि। उसके बाद है अघोष वर्ण कौन सा है? तो अघोष वर्ण अगर इसमें हम देखें तो कौन सा है? इसका जो सही उत्तर होगा श जो है क्या है? अघोष वर्ण है। उसके बाद अगला प्रश्न है निम्न में से कंठ ध्वनियां कौन सी हैं? तो इसमें कंठ ध्वनियां कौन सी हैं? तो क और ख क्या आता है? पहला ही वर्ग है, कंठ ध्वनियों के अंतर्गत आता है। उसके बाद है प्रश्न नंबर 95, हिंदी के स्पर्श व्यंजन के पांचों वर्ग के दूसरे और चौथे वर्ण होते हैं। तो पांचवी वर्ग के दूसरे और चौथे वर्ण जो होते हैं वह क्या होते हैं? महाप्राण व्यंजन होते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ख, क्या होते हैं? महाप्राण व्यंजन होते हैं। उसके बाद है प्रश्न नंबर 96, इसमें पूछा गया है निम्न में से तालव्य ध्वनि कौन सी है? तो इसमें तालव्य ध्वनि कौन सी है? चौ, छौ, जौ, झौ और यूं, ये किसमें आता है? तालव्य ध्वनि के अंतर्गत आता है। चौ वर्ग, ऑप्शन ख हो जाएगा इसका सही उत्तर। उसके बाद है 97, इसमें पूछा गया है महाप्राण ध्वनि व्यंजन वर्ग में किससे संबंधित है? तो महाप्राण ध्वनि व्यंजन वर्ग में संबंधित है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा दूसरा और चौथा वर्ण क्या होता है? महाप्राण के अंतर्गत आते हैं। तो ऑप्शन हो जाएगा ग इसका सही उत्तर। उसके बाद है 98 यानी कि 98वां प्रश्न है क, ग, जौ, फ ध्वनियाँ किसकी हैं? तो क, ग और जौ, फ जो ध्वनियाँ हैं यह कहाँ की हैं? अरबी और फारसी भाषा की ध्वनियाँ हैं, जहाँ पर ये नुक्ता चिन्ह आपको देखने को मिलेगा। तो ऑप्शन हो जाएगा इसका सही उत्तर ख। उसके बाद है प्रश्न नंबर 99, इसमें पूछा गया है कि प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण क्या कहलाता है? तो प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ग जो है वह क्या कहलाता है? अल्पप्राण कहलाता है। तो ऑप्शन हो जाएगा इसका सही उत्तर ख। उसके बाद है हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी है? तो हिंदी में अगर मूलतः वर्णों की संख्या अगर देखें कितनी है? 52 वर्णों की संख्या है। उसके बाद है निम्न में व्यंजनों में कौन सा महाप्राण है? तो इन व्यंजनों में कौन सा महाप्राण है? तो महाप्राण कौन सा हो जाएगा? ठौ। ठौ क्या है? महाप्राण है। उसके बाद है प्रश्न नंबर 102, इसमें पूछा गया है वर्ग के प्रथम, तीसरे व पंचम वर्ण क्या कहलाता है? यानी कि वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा जो वर्ग है वह क्या कहलाता है? अल्पप्राण कहलाता है। तो ऑप्शन हो जाएगा इसका सही उत्तर ख। उसके बाद है 103, सभी महाप्राण वर्ण वाला समूह है, यानी कि जिसमें सभी महाप्राण है वह कौन सा इसमें समूह है? तो इसमें हम देखते हैं तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ख, छ, ठ। इसमें क्या है? सभी महाप्राण है। ठीक हो गया, इनकी प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा क्या होता है? महाप्राण वर्ण होता है। तो ऑप्शन हो जाएगा क इसका सही उत्तर। उसके बाद है प्रश्न नंबर 104, वर्ण के प्रथम व द्वितीय व्यंजन क्या कहलाते हैं? तो वर्ण के प्रथम व द्वितीय जो व्यंजन होते हैं वह क्या कहलाते हैं? वह कहलाते हैं अघोष। ठीक हो गया, पहले और द्वितीय जो व्यंजन होते हैं वह अघोष कहलाते हैं। तीसरे, चौथे और पांचवे क्या कहलाते हैं? सघोष कहलाते हैं। तो ऑप्शन हो जाएगा इसका क सही उत्तर। उसके बाद अगला प्रश्न है कौन सी ध्वनि महाप्राण नहीं है? तो जौ। जौ जो है वर्ग का तीसरा अक्षर है। तीसरा क्या होता है? अल्पप्राण होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ग। जौ जो है वह क्या है? वह महाप्राण नहीं है। उसके बाद है प्रश्न नंबर 106, इसमें पूछा गया है अनुनासिक व्यंजन कौन सा है? तो अनुनासिक व्यंजन इसमें होगा वर्ग क्या? पंचमा अक्षर क्या बताया मैंने? अनुनासिक होता है। तो ऑप्शन हो जाएगा घ इसका सही उत्तर।
उसके बाद है प्रश्न नंबर 107, निम्नलिखित में से कौन सा कथन अशुद्ध है। अशुद्ध है कह रहा है, इसमें हम जब देखते हैं हिंदी में ज्ञ का उच्चारण परंपरा से भिन्न हो जाता है, तो ठीक ही लग रहा है। दो महाप्राण व्यंजनों का उच्चारण एक ही साथ हो सकता है, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक हो गया। तो यही इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन ख। उसके बाद है प्रश्न नंबर 108, इसमें पूछा गया है निम्न में से व्यंजनों का कौन सा क्रम सही है। तो व्यंजनों का कौन सा क्रम सही, जैसे क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग, यही क्रम क्या है, सही है, ऑप्शन क हो जाएगा इसका सही उत्तर। उसके बाद है प्रश्न नंबर 109, इनमें से कौन व्यंजन अल्पप्राण है। तो इसमें से कौन सा व्यंजन अल्पप्राण है, मैंने आप लोगों को पहले ही बताया है, पहला तीसरा और चौथा पहला तीसरा और पांचवा क्या होता है, अल्पप्राण होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 109 का ऑप्शन गो, ठीक हो गया। चौ क्या है, अल्पप्राण है। उसके बाद है 110, निम्न में से नासिक की व्यंजन कौन सा है। तो नासिक की व्यंजन कौन सा है, तो यूं जो है ये क्या होता है, नासिक की व्यंजन होता है, इनके अनुनासिक होता है। उसके बाद है प्रश्न नंबर 111, इसमें पूछा गया है निम्न में से कौन सा एक अल्पप्राण ध्वनि है। तो अल्पप्राण पहला तीसरा और पांचवी ध्वनि अल्पप्राण होती है, तो इसमें क्या है, क ये है, क्या है, अल्पप्राण है, ऑप्शन क इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद है 112, हिंदी वर्णमाला में संयुक्ताक्षर कौन सा है। तो हिंदी वर्णमाला में जो संयुक्त अक्षर हैं, यानी कि दो अक्षरों के मेल से एक अक्षर जो बना है, वह कौन सा है, अक्षत्र और ज्ञ क्या है, संयुक्त वर्ण है। प्रश्न नंबर 113, इसमें पूछा गया है कि श्र एक संयुक्त व्यंजन है, इनमें किन दो वर्णों को सम्मिलित किया गया है। तो श्र में दो जो वर्ण सम्मिलित किए गए हैं वह क्या किए गए हैं, श और र किए गए हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा क्या, गो, ऑप्शन गो हो जाएगा। स और र क्या किया, स और र के मेल से क्या बनता है, श्र बनता है। उसके बाद है प्रश्न नंबर 114, निम्न में से कौन से वर्ण घोष व्यंजन में होते हैं। तो घोष व्यंजन में इसमें कौन से होते हैं ये पूछ रहा है। तो मैंने आपको पहले ही बताया है कि जो तीसरा चौथा और पांचवा जो वर्ण होता है वो क्या होता है, घोष होता है, यानी कि सघोष होता है। और अघोष कौन कौन से होते हैं, पहला और दूसरा वर्ण क्या होता है, अघोष होता है। तो घोष इसमें पूछ रहा है, तो तीसरा चौथा और पांचवा वर्ण क्या हो जाएगा, घोष हो जाएगा, ऑप्शन गो हो जाएगा इसका क्या सही उत्तर। उसके बाद है प्रश्न नंबर 115, निम्नलिखित व्यंजनों में से कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है। तो इसमें देखते हैं संयुक्त व्यंजन नहीं है कह रहा है, तो संयुक्त व्यंजन जो है इसमें नहीं है, वह ताल मूर्धन्य स जो है यह संयुक्त व्यंजन नहीं है, ऑप्शन हो जाएगा ख इसका क्या सही उत्तर। उसके बाद है प्रश्न नंबर 116, इसमें पूछा गया है अक्षय यानी कि क्षत्रिय वाला श वर्ण किसके योग से बनता है। तो पहले भी मैंने 2-3 बार बता चुका हूं कि क और श के मेल से ही बनता है, तो ऑप्शन क हो जाएगा इसका क्या सही उत्तर। उसके बाद है 117, संयुक्त व्यंजन ज्ञ बनता है। ज्ञ जो बनता है जौ और यूं से ये बनता है, तो उसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ख। उसके बाद है 118, इसमें पूछा गया है जिन शब्दों के अंत में ओ आता है उन्हें क्या कहते हैं। तो जिनके अंत में ओ आता है उनको कहा था ओकारांत कहा जाता है, ठीक हो गया। ओ आता है तो अकारांत कहा जाता है, ओ आता था ओकारांत कहा जाता है, ई आता है तो इकारांत कहा जाता है, ठीक हो गया। उसके बाद है 119 में पूछा गया है कि निम्न में से संयुक्त व्यंजन है। तो इसमें संयुक्त व्यंजन अगर देखें तो स्र जो है ये क्या है, संयुक्त व्यंजन है, ऑप्शन क ही इसका क्या हो जाएगा सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद है 120 यानी कि आज का अंतिम प्रश्न, कौन से वर्ण का उच्चारण स्वर और व्यंजन के बीच होता है। तो स्वर और व्यंजन के बीच जो होता है वह अंतस्थ व्यंजन का क्या होता है, उच्चारण होता है, ऑप्शन हो जाएगा गो इसका सही उत्तर। स्वर और व्यंजन की क्या होता है, बीच इसका उच्चारण किया जाता है। तो ये थे वर्णमाला से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। अगर वर्णमाला से शायद ही आपके कोई क्वेश्चन ऐसे बचे हों जो इसमें छूट रखे हों, तो अगर आप लोग इनको अच्छे से देख लेते हैं तो आगामी एग्जाम में आपको ये काफ़ी हेल्पफुल करेंगी। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर भी जरूर कीजिएगा। इसी प्रकार से हम नई वीडियो आप लोगों तक लाकर रहेंगे। धन्यवाद।